ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अभी बिहार का इलेक्शंस हुआ है। बिहार से मेरा गहरा रिश्ता रहा है, मेरा बर्थ प्लेस है और मैं बिहार के पॉलिटिक्स के प्रति हमेशा जिज्ञासु और चिंतित रहा हूं। These elections are giving some message। ये जो चुनाव हुए हैं इसमें स्वयं जो मेरी अपनी फॉरकास्टिंग थी उससे भी अप्रत्याशित रिजल्ट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आरजेडी महागठबंधन इतना पीछे चला जाएगा और एनडीए जेडीयू कि इस तरह उन्हें स्वीप आउट कर देगा। अब देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स को मैं फ्रीडम के आफ्टर इंडिपेंडेंस याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जिसको सबसे प्रॉस्परस स्टेट होना चाहिए इंडिया में, उस स्टेट को बिगाड़ने के लिए कितने दशक या कितने सेंचुरी का प्रयास लगा है। मतलब आज अगर लोग बिहार याद करते हैं तो अगर वो बिहार की उस हिस्ट्री को याद करेंगे तो वास्तव में उन्हें पीड़ा होगी, कष्ट होगा कि वे इतना सिस्टमेटिक किसी एक स्टेट, एक रीजन को इतने सारे स्टेक होल्डर्स स्पॉइल कर सके, बर्बाद कर सके। दिस इज अ रियली अ मैटर ऑफ सरप्राइज। देखिए, मेरे इस वीडियो का टाइटल है मंडल कमंडल से मार्केट की ओर। ये मंडल कमंडल की कहानी तो बहुत बात की है। ये 1990 के दशक की है, जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, जब हमारे यहाँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, जब हमारे यहाँ हिंदुत्व पॉलिटिक्स शुरू हुआ, अयोध्या वाले जो प्रकरण है वो शुरू हुए। तो ये कहानी तो बहुत बात की है, लेकिन बिहार के दर्द की कहानी बहुत पुरानी है। अब आप यही समझिए कि बिहार हुआ स्टेट हुआ करता था कि जहां पहला मगध महाजनपद, जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद, सबसे पावरफुल महाजनपद माना जाता था, और जिसने मगध एम्पायर बना, जिसने मॉडर्न एम्पायर को होल्ड किया, उसका न्यूक्लियस रीजन था, जहां पर इतने सारे कल्चर अचीवमेंट्स हुए, जहां आप देखते हैं कि बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि रही। आप महावीर की आप जन्मभूमि भी कह सकते हैं, और बुद्धा भी बिहार के पार्ट्स में ही रहे, तो इसलिए नेपाल भी कोई बिहार से बहुत दूर नहीं है, दे वर द एडजॉइनिंग रीजन। तो इसलिए हम उनको भी बिहार की ही परिसंपत्ति, उनके कल्चरल अचीवमेंट्स का बिहार के ही अचीवमेंट्स मान सकते हैं। तो खैर, ये बहुत लंबी कहानी है, उतनी पीछे ले जाकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि बदकिस्मती यह हुई कि जब सो कॉल्ड मॉडर्न एज शुरू हुआ, बैटल ऑफ पलासी के बाद, तो उसका पहला शिकार बंगाल के साथ बिहार भी बना, क्योंकि बंगाल चारों तरफ रट लगाई जाती। बट वेरी फ्यू पीपल नो कि बिहार वाज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। तो बंगाल का पार्ट था बिहार। तो बिहार की लूट खसोट शुरू हुई। जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा खामियाजा बिहार, बंगाल के साथ बिहार को भुगतना पड़ा। चलो, बंगाल के लिए कॉन्सोलेशन था, एक सांत्वना थी, क्योंकि बहुत बाद में ही सही, लेकिन 1977 में वहां पर एक सीपीएम की गवर्नमेंट आई जिसने वहां लैंड रिफॉर्म्स कर दिया। बिहार की विडंबना रही कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह की सरकार हुई, जो जमींदार समर्थक सरकार थी। वहां के बाद जो भी सरकार आई, केबी सहाय की सरकार आई, रामसुंदर दास की सरकार आई, जो भी सरकार आई हो, 1990 में ये तथाकथित जो गरीबों के मसीहा के रूप में, वीकर सेक्शन के प्रोटेक्टर के रूप में लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट आई, उसने भी कभी लैंड रिफॉर्म्स को टच नहीं किया। और बाद में जब लालू प्रसाद यादव के जवाब में आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का दूसरा झंडा लेके नीतीश कुमार आए, तो उन्होंने भी कभी कोशिश नहीं की लैंड रिफॉर्म्स करने की। तो बिहार में कभी लैंड रिफॉर्म्स हुआ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि 1990 में जब तथाकथित भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तब तो भूमि सुधार की चर्चा ही बंद हो गई। कोई भूमि सुधार की आज बात भी नहीं करते। तो चलिए, तो एक तो वो लेगेसी रह गई बिहार की। अब सवाल है नंबर 1, नंबर 2, जिसका मिनरल वेल्थ इतना ज्यादा हो, जिसका मिनरल रिसोर्सेस के लिए पूरा भारत तरस रहा हो, उसको अगर आप एक गलत पॉलिसी नहीं अपनाते आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं इक्वल फ्रेट चार्जेज, तो भारत भर के इन्वेस्टर्स आते,
और इंडिया भर के इन्वेस्टर्स आके बिहार में फैक्ट्री बनाते और यहाँ के मिनरल्स का यूज करते। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इक्वल फ्रेट चार्जेस, मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री यहां से महाराष्ट्र या बॉम्बे के कोस्टल रीजन में खोली जाती है और बिहार का मिनरल्स वहां जाता है, तो वहां पर वही रेट पड़ेगा इन्वेस्टर्स को जो रेट बिहार में फैक्ट्री बनाने में पड़ेगी। अब आप ही बताइए, ये लैंड लॉक रीजन में कौन इन्वेस्टर आएगा, खास के वहां जहां लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहां आप कह सकते हैं कि स्किल लेबर नहीं है, तो पसंद करेंगे वैसे स्टेट्स में जाना जहां बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल लेबर है, जहां का एजुकेशन लेवल अच्छा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बेटर है। तो हुआ कि बिहार उससे भी गया, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ, परमानेंट सेटलमेंट की लेगेसी रही, इक्वल फ्रेट चार्जेस के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। अब ह्यूमन कैपिटल तो बिहार में था, ह्यूमन कैपिटल बिहार में था, तो उसका इस्तेमाल कैसे हो? बेचारे ह्यूमन कैपिटल भी पंजाब और महाराष्ट्र तथा दिल्ली को समृद्ध बनाते रहे, वहां का श्रम पलायन करके दूसरी जगह माइग्रेंट लेबर के रूप में गया, वहां के रिसोर्सेस के रूप में काम किया। बिहार को जो भी होना था पिछले 4-5 दशकों में हुआ। खैर चलिए, एक बार जिसको तथाकथित आप नेहरूवादी एरा कहते हैं या कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम बोलते हैं, जब 1990 में सोशल जस्टिस के तथाकथित मसीहा लालू प्रसाद यादव आए, तो लालू प्रसाद यादव के आगमन के साथ ही आर्थिक उदारीकरण है, यानी मार्केट का युग आया, और उसी समय मंडल कमीशन आ गया। मंडल कमीशन विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट ने लागू किया, और उसी समय अयोध्या का मसला उठा और मंडल के साथ कमंडल आ गया, और मंडल कमंडल की टकराहट पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। कमंडल अपनी ओर खींचते, मंडल अपनी ओर खींचते। इस मंडल कमंडल की इस रसाकसी में मंडल ने बाजी मार ली। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, और जो तथाकथित जो भी निम्न जाति के लीडर्स थे, जो लोअर कास्ट से आए थे, अचानक उनके मार्केट में वैल्यू काफी बढ़ गया। अब देखिए, सबसे हम याद कर रहे, जब हम 1990 में समय स्टूडेंट लाइफ में थे, वहां से लेकर ये पूरे भारत जब यहाँ पर सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा था, जब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंड कर रही थी, तो पूरे भारतवर्ष 15 ईयर्स में, जिसमें ये तथाकथित आरजेडी की सरकार रही, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार में आरजेडी की सरकार को मैं बिल्कुल निष्फल नहीं मानता हूं, ये बात हर इंटेलेक्चुअल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट में सामाजिक सशक्तिकरण हुआ था, सोशल इंपावरमेंट हुआ था, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन 15 ईयर्स में जब इंडिया इकोनॉमिकली आगे जा रहा था, तो बिहार पीछे जा रहा था, क्योंकि वहां पर मुझे याद है कि 1990s में और खास के अर्ली 2000 में लॉ एंड ऑर्डर का इतनी भयानक सिचुएशन था कि मतलब वहां पर किस व्यक्ति का किस समय किडनैप हो जाएगा, इट बिकेम अ बिजनेस एट दैट टाइम। अंदर बाबू बनले ना सरकार, तब से घर में सुतै छी नीचे से, अन्य तो हर बाप फोन बैठाऊ ना गेले, हमरा पति वहां गेले, मार देलके काट देलके, अखन नीचे से छी। बताइए, आपने तो जंगल राज देखा होगा लालू जी का समय, कैसा था, क्या था वहाँ? खूब बढ़िया था, रोड में गड्ढा था 2-2 हाथ नीचे। 6 बजे रात शाम में घर से कोई नहीं निकलता था। अच्छा, हाँ। क्या होता था? 6 बजे के बाद निकल जाता था, छीना जब्ती हो जाता था, हाँ, मारपीट होता था। कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर चुका था, कोई इन्वेस्टर्स नहीं आते थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहा था, जहां तहां सड़कों की बड़ी बुरी स्थिति थी। मतलब ऐसा दिख रहा था कि बिहार किस तरफ जा रहा है, और उस समय जातिवाद की खुराक पर लोगों को रखा जा रहा था। एकदम पूरी तरफ से माहौल था, मंडल का माहौल था, और यही बात दिमाग में केवल घर कर गई थी कि अगर जाति का कार्ड मजबूत है तो विकास का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। खैर, इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा, इसका खामियाजा मुलायम सिंह सरकार में यूपी को भी भुगतना पड़ा, और आप देखेंगे कि ये दोनों प्रांत पीछे हटते चले गए। अब मंडल के बाद कमंडल की बारी आई, तो बिहार में कमंडल ने मंडल को हटाने की कोशिश की, सफल नहीं हुए। अंत में यूपी में तो कमंडल सफल हो गया। कमंडल सफल हो गया तो कमंडल देखिए, अब
यूपी में मायावती की गवर्नमेंट की विफल हो जाना, या फिर दोबारा उस पार्टी को सत्ता में ना आ पाना, या फिर मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव की मतलब पार्टी का विफल हो जाना और पावर में नहीं आना। लेकिन अब महंत आदित्यनाथ योगी को पावर में आना, जो सवर्ण कास्ट से, और सवर्ण ही नहीं बल्कि हिंदुत्व के बड़े समर्थक होने के बाद भी यूपी में डटे पड़े। और मैंने यूपी के इस जनमत से बॉम्बे में भी बात की, जिसको टैक्सी ड्राइवर मैक्सिमम यूपी से जाते हैं। उन्होंने एक कहानी बताई कि आज हम लोग बहुत खुश हैं, अब अपने मुल्क को लौट रहे हैं, क्योंकि अब हमारे मुल्क में बहुत सारे काम है, वर्क है। वी हैव टू रिटर्न टू यूपी नाउ। अब वो फिर कह रहे हैं कि आज की तारीख में तो स्थिति ये है कि कोई बनारस में किसी समय मिडनाइट में भी निकल जाए, कोई उसको टच करने वाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना बढ़िया हो चुका है। अंत में आपने देखा कि इस बार बिहार ने यह दिखाया कि मंडल कमंडल से बात आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि महागठबंधन जिस मंडल की पॉलिटिक्स को कार्ड को खेलने की बहुत समय तक कोशिश कर रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और इधर जो एनडीए और जेडीयू का गठबंधन है, उसने कमंडल के साथ मंडल को जोड़ा कि अगर दोनों जुड़े रहेंगे तो हमारा जो सोशल कोलिशन है वो महागठबंधन से बड़ा होगा। और वास्तव में सोशल कोलिशन बड़ा निकला और मंडल कमंडल के संयुक्त प्रयास से चुनाव तो जीत लिए गए। ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर बहुत सारा काम किया, महिला वेलफेयर के मोर्चे पर बहुत सारा काम किया, लेकिन एक चीज तो मिसिंग है। वो कैसे होगा? मार्केट बिहार को मिलना चाहिए। अब मंडल कमंडल बहुत हो गया। अब बिहारी लोगों ने मंडल और कमंडल को बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत देख लिया। अब उनका जी भर चुका है। यह एक सबक है यूपी और बिहार दोनों के लिए कि अगर इसमें प्रताप भानु मेहता का एक आर्टिकल भी आया था, एंड दैट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी एक्सेलेंट। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि सोशल जस्टिस के लिए फाइट करने वाली जितनी भी पार्टी है सभी हाशिए पर चली गई। क्या सोशल जस्टिस का मुद्दा समाप्त हो गया? नहीं। सोशल जस्टिस की बात जो करते थे उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई थी कि सोशल जस्टिस का मुद्दा है तो विकास की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता ने दिखा दिया आखिरकार कि सोशल जस्टिस से पेट नहीं भरेगा। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। इसलिए अब मंडल और कमंडल से लोगों का जी भर चुका है। कमंडल से जी भर चुका है, इसका एग्जाम्पल 2024 का नेशनल इलेक्शंस है, और मंडल से जी भर चुका है, इसका उदाहरण बिहार और यूपी है। अब चाहिए मार्केट, और अब आप मंडल कमंडल से ऊपर उठकर मार्केट की तरफ जाइए। और उम्मीद करते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। आप देखिए, अब डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में क्या हमेशा बिहार की गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ ललायत देखती रहेगी? नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट की सहायता से ही सही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, गुड गवर्नेंस लाए। और असली विकास केंद्र नहीं है, असली विकास आती है बाहर के पैसे, बाहर का इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो बाहर का इन्वेस्टमेंट जब बिहार में आएगा तभी बिहार डेवलप करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एक बार बिहार का फिर टाइम आएगा, लेकिन इसके लिए मार्केट की तरफ देखना होगा। तो आज मैं यही रोकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।